गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 10th क्लास का अध्याय नंबर पढ़ रहे थे अपन, कौन सा 5, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसके अंदर पढ़ रहे थे अपन। पहले तो अध्याय का नाम लिख देते हैं, अध्याय नंबर 5, दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तब इस दैनिक जीवन के रसायन के अंदर अपन पढ़ रहे थे अपन ने कंपाउंड पढ़ लिए थे पूरे। कल मैंने आपको कहा था कि 2 कंपाउंड पढ़े थे अपन ने। एक तो पढ़ा था अपन ने दावन का सोडा पिछली क्लास में, जो उपयोगी कंपाउंड पढ़ रहे थे। उसके अंदर देखो एक बार वापस पूरा बता दे रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले अपन ने NaCl सोडियम क्लोराइड के बारे में चर्चा की, ठीक है। फिर उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में चर्चा की, NaOH। NaCl हो गया, सोडियम, एक बार 2 मिनट लगेगा, वापस बता ही दे रहा हूँ पूरे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। फिर उसके बाद में अपन ने चर्चा की सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद में अपन ने विरंजक चूर्ण की बात की, CaOH, ब्लीचिंग पाउडर। फिर उसके बाद में अपन सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अपन ने चर्चा की। इसके बाद में इसके अंदर विरंजक चूर्ण के बाद में बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। फिर अपन ने बात की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाद में सोडियम कार्बोनेट, दावन का सोडा, जो अपन ने पिछली क्लास में बात की, .10H2O, है ना, दावन सोडा। और फिर उसके बाद में अपन ने लास्ट और बात की थी इसके बाद में POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O, कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा कर ली थी। तो ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं इस चैप्टर के अंदर कि 6 प्रकार के जो अपन ने रसायन पढ़े हैं वो कंप्लीट पढ़ लिए। आज अपन इसके आगे पढ़ेंगे साबुन एवं अपमार्जक, अगला टॉपिक रहेगा आपके, है ना, साबुन एवं अपमार्जक। तो मिटा दूँ ये चीज़ें, ये अपन ने पिछली क्लास तक कंप्लीट कर लिया, इसलिए बताया। इनके सारे गुण, इनके बनाने की विधियाँ, इनके उपयोग, इनकी रिएक्शंस सारी अपन ने पढ़ ली है, ठीक है ना। तो आज अपन इसके आगे शुरू करते हैं आपके साबुन एवं अपमार्जक। अगली हेडिंग लगा लें आप, साबुन एवं अपमार्जक। साबुन एवं अपमार्जक, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले साबुन के बारे में चर्चा कर लेंगे, फिर अपमार्जक के बारे में। इंग्लिश में कहें इनको तो सोप एंड डिटर्जेंट, है ना, सोप एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट तो जानते ही हो आप सब, और सोप। पहले अपन साबुन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में किसके बारे में चर्चा कर लेंगे, इनके बारे में, जो अपमार्जक के बारे में। अपमार्जक मतलब जो होता है आपके सरफ, डिटर्जेंट कह सकते हैं अपन, है ना, इनके बारे में। तो सबसे पहले अपन साबुन, फिर अपमार्जक के बारे में। तो अगली हेडिंग अपन पहले इसके अंदर चर्चा कर लेते हैं साबुन के बारे में। साबुन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में, इंपॉर्टेंट है ये आपके टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आता है। साबुन अपमार्जक से श्रेष्ठ, ये अपमार्जक साबुन से श्रेष्ठ क्यों है, ये कठोर जल में क्यों नहीं देता है साबुन, मृदु जल में कैसे है ना, इनके लवण है, इनकी रिएक्शन है, इस प्रकार से। इसके आगे और पढ़ेंगे अपन मिसेल निर्माण की प्रक्रिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर, इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साबुन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अपमार्जक के बारे में, इनके बनाने की विधि और ये कार्य कैसे करता है वो पढ़ेंगे। अब देखो साबुन तो आप जानते हो, कपड़े धोते हैं घर पे, आप नहीं धोते, मम्मी धोती है आपके ना। तो कपड़ों के अंदर देखा होगा आपने, साबुन होता है कपड़े धोने के लिए। तो साबुन का निर्माण कैसे होता है उसकी प्रक्रिया है ये, सिंपल सी प्रक्रिया। तो पहले तो अपन देखते हैं अपनी रासायनिक, फिर आपको मैं बताता हूँ साबुन बनाने की प्रक्रिया। देखो साबुन पहले अपन देख लेते हैं साबुन कैसे बनता है। साबुन क्या होता है, जैसे अपने घरों में क्या होता है, तेल होता है या घी होता है, वनस्पति तेल या घी, अपन उच्च वश्य अम्ल कह सकते हैं उनको। तेल या घी लेते हैं, ठीक है। एक बीकर के अंदर अपन ने पहले तो एक और तेल और घी एक तरफ रख लिया अपन ने, जो आपके पास में बचा है। फिर उसके बाद में अपन लाते हैं मार्केट से कास्टिक सोडा, क्या लाते हैं, कास्टिक सोडा, NaOH मिल जाएगा मार्केट में, किसी की किराने की दुकान पर
ठीक है। फिर अपन कास्टिक सोडा लाते हैं, उस कास्टिक सोडे को क्या करते हैं, पानी, जो कोई धातु का बर्तन है उसके अंदर अपन पानी डालकर, पानी के अंदर क्या करते हैं, उस कास्टिक सोडे को डालकर फिर एक लकड़ी के डंडे से इसको क्या ऊपर से यहाँ से पकड़कर और खूब तरीके से हिलाते हैं, इसको डिजोल्व करते हैं। तो वो कास्टिक सोडा काफ़ी देर तक हिलाएंगे तो वो पानी के अंदर अच्छे से घुल जाएगा। आई बात समझ में। घुलने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसके अंदर घी एवं तेल को फिर एक बार पात्र में लेकर घी एवं तेल, फिर उसके अंदर धीरे धीरे ये अच्छी तरह से घुल जाता है। फिर उसके बाद में अपन घी एवं तेल डाल देते हैं इसके अंदर। घी एवं तेल डालेंगे ये, तो फिर उसको अच्छी तरह से फिर हिलाते रहना चाहिए साथ साथ में, नहीं तो वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। फिर इसको धीरे धीरे डालते रहते हैं घी और तेल, और उसको हिलाते रहते हैं। हिलाने के बाद में वो एकदम धीरे धीरे क्या होता है, उसका थिकनेस आने लग जाती है, मोटा होने लग जाता है। और फिर उसको अपन कोई पात्र में डालकर, जैसे किसी सांचे के अंदर डाल लिया अपन ने, हिलाते हिलाते, और फिर इसके अंदर जमा लेते हैं। फिर चाकू की सहायता से ऐसे काट कर क्या करते हैं, अपन साबुन बना सकते हैं। और इसके अंदर आपको सुगंधित पदार्थ डालना है तो इत्र वगैरह कुछ डाल देते हैं अपन। कलर डाल सकते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग का आकर्षक बनाने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर डाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये साबुन बनाना बहुत सिंपल सी प्रक्रिया, आप घर पे भी बना सकते हो साबुन। अब इसकी रिएक्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं अपन। देखो चाहिए क्या होता है इसके अंदर, वशीय अम्ल और कास्टिक सोडा, दो चीज़ें चाहिए होती है, इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो रसायन के तौर पर बड़े बड़े कल कारखानों में कैसे बनाया जाता है। तो साबुन बनाने के लिए, साबुन सबसे पहले क्या है कि सबसे पुराना अपमार्जक है, नहीं, सबसे पुराना अपमार्जक कौन सा है, साबुन है। तो सबसे पुराना अपमार्जक साबुन है। सबसे पुराना अपमार्जक क्या है, साबुन है। नई बात समझ में। और इसके अंदर ये क्या है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु के वशीय अम्ल होते हैं। ये साबुन क्या होते हैं, ये दीर्घ श्रृंखला कह सकते हैं अपन, या लंबी श्रृंखला। वशीय अम्ल का मतलब क्या हो गया, अपन बेसिक बोलचाल की भाषा में बात करें तो घी या तेल। दीर्घ श्रृंखला वाले जिसके अंदर कार्बन की संख्या 12 से लेकर कार्बन की संख्या कितनी हो सकती है, 14, 18, 12 से लेकर 18 तक कार्बन वाले कार्बन परमाणु, ये दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों जैसे स्टेरिक अम्ल, ये कौन से हो सकते हैं, स्टेरिक अम्ल हो सकता है, पोमेटिक अम्ल हो सकता है, स्टेरिक अम्ल, पोमेटिक अम्ल। इसके अलावा आपके ओलिक अम्ल, ओलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम, लवण होते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, साबुन की। तो ये क्या होते हैं आपके, जिसके अंदर लंबी श्रृंखला वाले कार्बन, जिसके अंदर कार्बन परमाणु कितने होते हैं, C12 से लेकर, जैसे मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरफ जो 10 11 12 13 14, इस प्रकार से ये कितने भी कार्बन हो सकते हैं। मतलब 12 से लेकर 18 तक इतनी लंबी कार्बन श्रृंखला वाले क्या है, वसा अम्लों के। इसके अंदर जैसे स्टेरिक अम्ल है, नाम हो सकता है, पोमेटिक अम्ल हो सकता है, ओलिक अम्ल हो सकता है। इतनी लंबी श्रृंखला वाले सोडियम एवं पोटेशियम, इनके साथ में क्या जुड़ा रहता है, एक तरफ या तो सोडियम या फिर पोटेशियम लवण जुड़ा रहेगा। सोडियम मतलब Na समूह जुड़ा है, या फिर पोटेशियम समूह जुड़ा है, ये इनके लवण जुड़े रहेंगे इसके साथ में। और वसा अम्लों, इसकी बात करें आगे, तो ये जो वसा अम्ल हैं, ये वसा अम्ल अभी बात की अपन ने, ये वसा अम्ल अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात, मतलब सोडियम इन वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर आपके
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन मतलब इनको अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोलकर उनका जलीय विलयन बना लेते हैं और विलयन के साथ में क्या करें, इनको गर्म करके बनाए गर्म करके बनाए जाते हैं। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, गर्म करके बनाए जाते हैं। यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन। तो साबुनीकरण किसे कहेंगे अपन? जिसके अंदर वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ में गर्म करने पर क्या बनेगा, आपके जो बनेगा वो क्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण। बताया मैंने आपको कि अपन कास्टिक सोडा लेते हैं या ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों को लिया, जल के अंदर घोल लिया, जलीय विलयन बना लिया, फिर उसके अंदर जो वसा अम्ल है, वसा अम्ल का मतलब जो स्टेरिक अम्ल है, पोमेटिक अम्ल है या ओलिक अम्ल है, उच्च वसा अम्ल, इसके अंदर घी या तेल ले सकते हैं, वनस्पति घी, तेल कोई भी ले सकते हैं अपन। उस तेल या घी को अपन उसके अंदर कास्टिक सोडे के जलीय विलयन के अंदर डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपके? ये क्रिया क्या कहलाएगी? साबुनीकरण कहलाएगी। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है। साबुनीकरण कैसे होता है कि वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घोलने पर जो क्रिया क्या बनती है वो क्या कहलाती है? साबुनीकरण। अब देखो इसकी अभिक्रिया लिखो आप, सिंपल है, वो इम्पोर्टेंट भी है। बेटा तो ये चीज़ें तो साबुन क्या है? सबसे पुराना अपमार्जक है। अब देखो इसकी अभिक्रिया मतलब उच्च वसीय अम्ल लेते हैं अपन, जिसके अंदर वसीय अम्लों के एस्टर कह सकते हैं अपन, जिसके अंदर कार्बन, आर का मतलब है बहुत लंबी कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है इसके अंदर, है ना। ये क्या है? उच्च वसीय अम्ल है आपके, मतलब इसके अंदर पोमेटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल कुछ भी ले सकते हैं अपन। ये है उच्च वसीय अम्ल। अब इसकी अभिक्रिया अपन किस के साथ में करवाएं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्या होगा आपके? ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा ये, आई बात समझ, ये NaOH बढ़ जाएगा और बाकी जो बचा पदार्थ है वो क्या बन जाएगा आपके? ये OH इसके साथ में जुड़ जाएगा तो ग्लिसरॉल बनाएगा। इसके अणु लेंगे अपन 3, आई बात समझ में। तो RCOONA, ये क्या है आपके? साबुन। और इसके साथ में अलग हो जाएगा, जैसे ये OH है इसके साथ में जुड़ जाएगा तो ग्लिसरॉल बना लेगा, CH2OH, CHOH और CH2OH, क्या बन गया? ग्लिसरॉल। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। ये क्या क्या हो गया आपके? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर अपन इसको क्या कह सकते हैं बोलचाल के बाद? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा। तो इस प्रकार से अपन ने साबुनीकरण की अभिक्रिया देखी कि उच्च वसीय अम्ल के साथ में अपन कास्टिक सोडे, उच्च वसीय अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लेते हैं, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो अपन को साबुन बन जाएगी और साथ में उत्पाद क्या बनेगा? ग्लिसरॉल बन जाएगा। ग्लिसरॉल का सूत्र ये होता है जो आप देख सकते हैं। आगे बात समझ में, साबुनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है? उच्च वसीय अम्लों के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लेते हैं तो साबुन प्राप्त होती है और ये क्रिया क्या कहलाती है आपके? साबुनीकरण। आगे बात समझ में, सिंपल सी अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये अति इंपॉर्टेंट है, साबुनीकरण की अभिक्रिया लिखिए।
अब देखो साबुन तो क्या होता है, आपके जो मृदु जल होता है उसमें कार्य करता है, लेकिन जो आपके क्या होते हैं दूसरे जो कठोर जल होते हैं उसके अंदर ये क्या होते हैं, क्रिया कम करते हैं। और इस क्रिया में क्या करेंगे अपन, सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे तो साबुन अलग हो जाएगा, उसके साथ में जो भी पदार्थ होगा वो अलग हो जाएगा। और सोडियम क्लोराइड पोटेशियम उच्च वशीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों से बने साबुन जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। इनमें सोडियम और पोटेशियम साबुन क्या होते हैं, मृदु जल में अधिक विलय होते हैं। देखो उच्च वशीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम, उच्च वशीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम जो लवणों से बने साबुन, लवणों से बने साबुन, लवणों से जो बने साबुन होते हैं वो साबुन ही क्या है, आपके जल में विलय होते हैं। आई बात समझ में। और इस साबुन के अंदर सोडियम से भी ज़्यादा क्या होते हैं, आपके पोटेशियम लवण वाले साबुन होते हैं, वो अधिक मृदु होते हैं, मतलब वो अधिक क्रियाशील होते हैं। इनमें ही क्या होते हैं आपके पोटेशियम, अगर अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर अगर पोटेशियम के जो विलयन लेते हैं, पोटेशियम साबुन क्या होता है, अधिक मृदु होता है, मतलब अधिक कार्य करता है, मृदु होते हैं। इन्हें अपन किस काम में लेते हैं, जो पोटेशियम से जो साबुन बनते हैं उनको अपन शेविंग क्रीम होती है आपके, है ना, शेविंग मतलब जो दाढ़ी बनाने के काम में आते हैं ना, शेविंग क्रीम, वो आपके पोटेशियम की होती है, शेविंग क्रीम मान सकते हैं अपन। इसके अलावा शैम्पू बनाते हैं अपन, तो वो शैम्पू के अंदर पोटेशियम के लवण होते हैं, क्या होते हैं, शैम्पू में पोटेशियम के लवण होते हैं। इसके अलावा और बात करें अपन तो आदि बनाने में पोटेशियम के लवण काम में आते हैं। और बात करें अगर अपन देखते हैं, जैसे मार्केट के अंदर आती है पारदर्शी साबुन, जैसे वो पियर्स वगैरह साबुन आती है ना, जिसके अंदर हेड आता है, उसके अंदर पारदर्शी साबुन जिसके अंदर आर पार दिखता है, तो उसके अंदर क्या आता है, उस साबुन में अपन क्या मिलाते हैं, ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपके कि पारदर्शी साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्लिसरीन बनाना है। तो पारदर्शी, ये भी लाइन लिख लो आप, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। किसका, उस साबुन के अंदर ग्लिसरीन डाल देते हैं, तो ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखें कि साबुन को पारदर्शी किसके द्वारा बनाया जाता है, ग्लिसरीन के द्वारा। मार्केट के अंदर आती है पारदर्शी साबुन, थोड़ी सी महंगी आती है क्योंकि ग्लिसरीन डालते हैं उसके अंदर। तो पारदर्शी साबुन ग्लिसरीन के द्वारा बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये साबुन के संदर्भ में कुछ बातें थी। अब साबुन क्या होता है, मृदु जल में तो सफाई का कार्य करता है, लेकिन कठोर जल में नहीं करता। कठोर जल मतलब जिसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब खारा पानी कह सकते हैं अपन कठोर जल की बात, ये सिंपल सी बात करें तो मीठे जल में तो साबुन अच्छे से कपड़े की धुलाई कर सकता है, लेकिन जो खारा पानी होता है उसके अंदर साबुन अच्छे से नहीं घुलता, झाग अच्छे से नहीं देता है। क्यों होता है ऐसा, तो उसकी जगह पर अपन क्या काम में लेते हैं, अपमार्जक काम में लेते हैं। तो मिटा दो ये चीज़। तो अब देखो साबुन क्या होता है, मृदु जल में कार्य करता है लेकिन कठोर जल में कार्य नहीं करता है। इसका एक कारण है छोटा सा, ये आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे लिख लेना। ऐसे क्वेश्चन आता है कि साबुन मृदु जल में कार्य करता है, कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करता, कारण बताइए। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन बनता है। ऐसे आप क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप लाइन के फॉर्म में लिखें, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना इसको, है ना, इंपॉर्टेंट लगा लें इनको। ये क्वेश्चन आता है ज़्यादातर एग्जाम के अंदर कि साबुन होता है
जो कौन से साबुन मृदु जल में तो कार्य करेगा। कौन से जल में? मृदु जल में तो कार्य करता है। मृदु जल मतलब मीठे पानी में सफाई करता है, परंतु कठोर जल में कार्य नहीं करता है। क्यों? आई बात समझ में? ये आपके क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से। तो देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप बात करें अपन तो इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो इसके अंदर क्या है कि जो कठोर जल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। आई बात समझ में? जो क्या करेंगे, जो साबुन के अंदर क्या होता है, अपन ने बात की साबुन का फॉर्मूला क्या होगा आपके, ये था अपन ने बात की अभी, है ना। ये साबुन का, इसके अंदर क्या होता है, सोडियम या फिर पोटेशियम का लवण होता है यहाँ पर। तो जो कठोर जल में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं, ये क्या करते हैं, इस सोडियम और पोटेशियम लवण को क्या करते हैं, इसको हटाकर यहाँ से क्या बन जाएंगे आपके, ये अपने खुद के लवण बना लेते हैं। मतलब कैल्शियम बना लेंगे या फिर आपके मैग्नीशियम बना लेंगे। तो ये जो सफाई का कार्य सोडियम और पोटेशियम लवण है, इनको प्रतिस्थापित कर देंगे, इनकी जगह पर ये दोनों आकर जुड़ जाएंगे, जिससे वो सफाई की क्रिया क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, रुक जाती है। तो आई बात समझ में? तो अपमार्जक के अंदर तो ये कार्य नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर तो जो स्टेरिक अम्ल है वो तो उसके अंदर बात करेंगे अपन, जो इनको प्रतिस्थापित होने नहीं देते हैं, जिससे क्या होता है आपके, वो अच्छे से सफाई का कार्य कर लेते हैं। अपन बात करें साबुन की अपमार्जक आएगा तो उसके अंदर भी बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, इसकी जगह पर ये लवण बन जाएंगे। तो ये लवण क्या कर देंगे, इसको सफाई की क्रिया होने में बाधा उत्पन्न कर देंगे। तो आगे बात समझ में क्यों नहीं करता कठोर जल में, क्योंकि कठोर जल में कौन से लवण होते हैं आपके, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं, जो कार्य सफाई की कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। देखो लाइन देखो, इसके अंदर आप सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कठोर जल में क्या होता है आपके, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण होते हैं, आयन होते हैं। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन होते हैं, जो साबुन के अणु में जो क्या करेंगे, जो साबुन के अणु में से क्या करेंगे, प्रतिस्थापित सोडियम आयन को, सोडियम आयन मतलब Na+, सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब उसको वहाँ से हटा देंगे। प्रतिस्थापित, सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। कौन से आयन, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। ये कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन क्या करते हैं आपके, सोडियम के आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, और इस प्रकार वशीय अम्लों के साथ में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बन जाते हैं, जो क्या करते हैं आपके, जो आपके इस प्रकार उच्च वशीय अम्लों के क्या, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण बन जाते हैं, जो क्या है आपके जल में, जो लवण जल में अघुलनशील हैं। जो लवण जल में अघुलनशील होते हैं। तो इस प्रकार से साबुन क्या होता है, सफाई की कार्य नहीं कर पाता है,
और इसके समाधान के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? अपमार्जक का उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में? तो साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करता है लेकिन कठोर जल में कार्य नहीं करता है, क्योंकि कठोर जल में कौन से लवण होते हैं आपके? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन से लवण होते हैं? कैल्शियम लवण और मैग्नीशियम लवण होते हैं, जो क्या करते हैं? सोडियम को प्रतिस्थापित करके आपके उसकी जगह पर कौन से लवण बना लेंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, जो जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। इस प्रकार से सफाई की क्रिया क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है। तो इसके उपचार में अपन क्या काम करते हैं? अपमार्जक लेते हैं। और जो अपमार्जक क्या होता है आपके? अपमार्जक क्या है? तो आगे बात समझ में साबुन के बारे में। इसके नीचे एक और लाइन लग लो कि इसके समाधान के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? अपमार्जक का। इससे सफाई की क्रिया नहीं हो पाती है, सफाई की क्रिया नहीं हो पाती है। और समाधान के लिए अपन अपमार्जक काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? अपमार्जक काम में लेते हैं। सफाई के लिए अपमार्जक काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य चलता रहता है आपके, जिसके बारे में अपन ने बातें की कि साबुन मृदु जल में कार्य क्यों नहीं करता। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आता है, इस बार आ सकता है, अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि सिंपल सी बात है, 2 लाइन की बात है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, जो सोडियम को प्रतिस्थापित करके लवण बना लेते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, जो जल में अघुलनशील होते हैं। इसके कारण अगर जल में घुलेगा ही नहीं साबुन तो अपना सफाई की क्रिया होगी नहीं, और सफाई की क्रिया नहीं होगी तो आपके सफाई की क्रिया नहीं होगी तो आपके कौन सा ये आपके कार्य नहीं कर पाएगा साबुन। तो इसके समाधान के लिए अपन क्या लेते हैं? अपमार्जक काम में लेते हैं। तो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे अपमार्जक के बारे में। आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, गुड लक।